एवरीवन, सो वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ द वेक्टर्स। तो आज की क्लास में मैं आपको प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ाऊंगी, जिसमें हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट यानी कि जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी लगते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को। तो आज वो सारा कुछ हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। और उसके बाद आज की क्लास के बाद तुम्हें कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो क्लास शुरू करने से पहले तुम्हें क्या करना है, समीक्षा दक्ष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, समीक्षा दक्ष नीट गाइड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। ओके, सो दैट की क्लासेस की अपडेट्स तुम्हें मिलते रहे और नोट्स तुम्हें वहां टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। यानी कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट्स करते हैं हम। उसको समझते हैं पहले। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। अब इसका ये नाम क्यों है, ये भी तुम्हें कुछ टाइम में पता चल जाएगा। अभी डॉट प्रोडक्ट, और एक और जो हमारा क्लासिफिकेशन है, यानी कि दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, और जिसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि जो हम टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात? अब बेसिक जो डिफरेंस है इन दोनों में, मैं वो लिखती हूँ यहाँ पर सबसे पहले। वो क्या है बेसिक डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस मेरा ये है, स्केलर प्रोडक्ट जो होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट अगर हम किसी दो वेक्टर्स का कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो क्वांटिटी ऑब्टेन्ड होगी, क्वांटिटी ऑब्टेन्ड विल बी, मतलब स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी ऑब्टेन्ड होगी, क्वांटिटी ऑब्टेन्ड विल बी स्केलर क्वांटिटी। क्या होगी? वो स्केलर क्वांटिटी होगी। इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखा गया है? स्केलर प्रोडक्ट रखा गया। और अगर आप वेक्टर करोगे तो फिर क्या होगा? तो जो क्वांटिटी ऑब्टेन्ड होगी, क्वांटिटी ऑब्टेन्ड विल बी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो अभी हम, ये तो मैंने एक बेसिक डिफरेंस कर दिया था, अभी हम बारी बारी से दोनों को पढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट हमारा क्या कहता है? जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरे पास दो वेक्टर्स, ठीक है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। अब कोई दो वेक्टर्स का ही तो मैं स्केलर प्रोडक्ट करूंगी, तो मेरे पास ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में है एंगल थीटा। ठीक है। अब अगर मैं इनका स्केलर प्रोडक्ट कर रही हूं तो मैं कैसे लिखूंगी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो तुम ध्यान से, ये डॉट लगा रहे हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट भी इसका नाम होता है। अब आगे देखते हैं, ए डॉट बी हमने लिख तो लिया, इसको आगे लिखेंगे कैसे? ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर वेक्टर को ये क्या है? ए वेक्टर, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो या तो तुम ऐसे करके मॉड में बंद कर दो, या फिर ऊपर से एरो हटा दो, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मुझे क्वांटिटी मिली है, ये पूरी क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हमारे पास अगर मैं फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं, तो मुझे इसको कैसे लिखूंगी? एफ एस कॉस थीटा। ये करने से मुझे मिलता है वर्क डन। क्या मिलता है? वर्क डन। यानी कि मैं सिंपल वर्क भी लिख दूं, अगर अभी यहाँ पे वर्क ही लिख देती हूँ, तो वर्क क्या है? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फोर्स क्या था? ये क्या है? फोर्स। देखो, ये क्या है? फोर्स, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करने से मुझे क्या मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो मैंने कहा कि फोर्स का अगर वेलोसिटी के साथ हम क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, फोर्स, ये फोर्स वेक्टर हो गया मेरा, अगेन दिस इज फोर्स वेक्टर, और ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करती हूं तो मुझे, मैं इससे कैसे लिखूंगी, एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, पावर, एंड पावर इज अ, पावर कैसी क्वांटिटी है, पावर इज अ अगेन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि ये हमें वर्क, पावर, ये सब जो मिले हैं ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है बाय द टू वेक्टर्स जिनके बीच में हमने क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट किया था, यानी कि जिसे हमने स्केलर प्रोडक्ट का भी नाम दिया था। ओके, अच्छा अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। ओके, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो है वो, हमारा सबसे पहला रूल क्या आता है। अच्छा अभी अभी बेसिक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यही पढ़ा। इसको मैं कैसे, मैंने अभी इसके लिए वेक्टर के फॉर्म में भी जब बनाया था, ये ए वेक्टर बना दिया, ये बी वेक्टर बना दिया। ठीक है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। अब मैं कहूं कि जो एक कॉमन चीज जो पूछी जाती है वो ये कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। तो वर्ड्स को समझो कि क्या पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, ऐसे करके पूछ लिया, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग, या फिर सॉरी ऑन आएगा, ऑन वेक्टर ए, या फिर स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ये कुछ भी लैंग्वेज में लिखा आ सकता है, किसी भी तीनों में से कोई भी टर्म लिखा हो सकता है। तीनों के लिए तुम्हें क्या ही समझना है, तुम्हें कैसे समझना है, बताओ कैसे करोगे इसको। इसका मतलब क्या है, मैं जबकि तुम्हें इसके बारे में बता चुकी है, मतलब क्या है कि वेक्टर बी जो है, इसका वेक्टर ए के अलोंग कितना कंपोनेंट है, तो वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, बी कॉस थीटा टाइम। ठीक है, बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इन सब का एक ही कॉमन आंसर होगा, इन सब का एक ही कॉमन आंसर होगा, क्या होगा वो, बी कॉस थीटा। अब बात ये आती है कि बी कॉस थीटा पता कैसे करेंगे इससे। तो अभी हमने क्या लिखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, इस तरह से लिखा है। तो मैं यहाँ पर ए बी कॉस थीटा, मैं अगर इसमें से बी कॉस थीटा साइड में रख लूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए। तो दिस इज द थिंग जो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हमें कंपोनेंट ऑफ एनी वन वेक्टर अलोंग दूसरे वाले वेक्टर के अलोंग पूछा जाए, मतलब किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग पूछा जाए, तो हम इस तरह से करेंगे। तो बी का कंपोनेंट पूछा था तो बी कॉस थीटा। ए का पूछा जाए, अगर मैं पूछूं कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ए कॉस थीटा। और ए कॉस थीटा निकालोगे तो यहाँ पर फिर, यहाँ तुम ए कॉस थीटा लिख लोगे, और इधर का ये जो ए कॉस थीटा ये वाला टर्म आ जाएगा हमारा, फिर बचेगा क्या, बी। तो बी इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, आई थिंक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था, ये हमसे पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से इस तरह से लिखा हो सकता है। क्लियर है, ओके, पहला कवर हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं, तो मैंने तुम्हें देखो, जैसे ए डॉट बी लिखा है और कहीं लिखा है कि बी डॉट ए, तो ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए डॉट बी लिखा है,
मतलब वेक्टर्स में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा है या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखा है, दोनों ही सेम है, क्योंकि देखो ए डॉट बी को कैसे लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, और इसे क्या लिखोगे, बी ए कॉस थीटा। तो बात तो एक ही है ना, 2 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 2 करो, आंसर तो 6 ही आना है, डायरेक्शन तो है नहीं है, ठीक है, तो ये यही रहेगा। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास, चलो हम देखते हैं कि एंगल्स के बारे में। तो इफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, मतलब अगर एंगल चेंज हुआ तो क्या इफेक्ट आएगा, जैसे कि मैंने कहा कि अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है, तो यानी कि जैसे कि वेक्टर ए जो था वो भी ऐसे है और वेक्टर बी जो है वो भी ऐसे ही है, तो दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा क्या है, 0 डिग्री एंगल है। तो ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस 0, ए बी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। तो दिस इज मैक्सिमम, क्या मिलेगा मुझे, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, मैक्सिमम, मैक्सिमम मुझे ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कब ऑब्टेन होता है, जब थीटा जो है वो 0 डिग्री होता है, तब हमें मैक्सिमम ऑब्टेन होता है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब ए वेक्टर अगर ऐसे है तो बी वेक्टर कुछ ऐसे होगा, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से बी वेक्टर होगा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90। ओके, तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यानी कि ये क्या आ गया 0, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये मिनिमम हो गया, ठीक है। तो मुझे डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब मिलेगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, क्लियर है, इतनी बात है। तो हमें मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, मिनिमम कब मिलेगा, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। ओके डन, नेक्स्ट आगे बढ़े। अच्छा, तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट मेरा क्या कहता है कि अभी तुमने जैसे आई कैप जे कैप के कैप ये सब पढ़े थे, व्हाट इज आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, और के कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप करूं या फिर जे कैप डॉट जे कैप करूं और के कैप डॉट के कैप करूं, तो एक बात बताओ, आई कैप क्या कह रहा है, आई कैप कह रहा है कि ये वाला आई कैप कह रहा है मैं एक्स एक्सिस के अलाउंग हूँ, ये भी कह रहा है मैं भी एक्स एक्सिस के अलाउंग हूँ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया 0, और कॉस 0 वाली बात है, जैसे अभी अभी हमने देखा ना, एंगल 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, कॉस 0, तो मतलब मैक्सिमम। तो ये ए और बी क्या हो गए, ए और बी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ना इस वेक्टर और इस वेक्टर के, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, मेरे पास क्या है आई कैप और ये भी आई कैप, तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1, 1 कैसे आ गया, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 यानी कि 1, तो आंसर 1, ठीक है। ऐसे ही जे और जे का मल्टी डॉट प्रोडक्ट 1, के और के का डॉट प्रोडक्ट 1, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो रहा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 आ रहा है। अब हम आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, अगर मैं कहूं कि आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर आई डॉट के, ऐसे केस में क्या होगा। अब एक बात सोचो कि आई क्या कह रहा है, आई कह रहा है मैं एक्स एक्सिस के अलाउंग हूं, जे कह रहा है मैं वाई एक्सिस के अलाउंग हूं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। अच्छा, जे क्या है, जे जे वाई एक्सिस के अलाउंग हो गया, और के क्या हो गया, वाई जेड एक्सिस के अलाउंग हो गया, ठीक है। ये वाई जो है वो, सॉरी ये जेड, जे जो है जे क्या हो गया वाई एक्सिस के अलाउंग, के क्या हो गया जेड एक्सिस के अलाउंग, तो इन दोनों के बीच में अगेन 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री वाले हैं, तो भाई इनका क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट 0। तो डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा सेम सेम वालों का ही 1 रहता है, अपोजिट वालों का 0 हो जाएगा, किसके केस में, यूनिट वेक्टर के केस में, क्लियर है, ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये कि अगर हमें
कोई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, किसकी फॉर्म में, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दे रखे हैं। तो वेक्टर ए जो दे रखा है मुझे, वो दे रखा है, मान लो कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये दे रखा है। और बी वेक्टर मुझे दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मेरे को वेक्टर दे रखे हैं। अब मुझे पता करना है कि ए डॉट बी क्या होगा। तो क्या करेंगे, अभी अभी हमने देखा आई कैप और जे कैप वालों में तो कर रहे थे, जैसे जे और के, आई और जे, मतलब अपोजिट वाले में कर रहे थे, अलग वाले में करते थे तो आंसर 0 हो जाता था। तो सिंपल तुम्हें आई कैप वालों का मल्टीप्लाई कर लेना है, जे कैप वालों का मल्टीप्लाई कर लेना है, के कैप वालों का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरह से करेंगे। तो इसको तो बिल्कुल डब्बे में बंद कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अच्छा तुम एक चीज नोटिस करो, इसमें इनमें अब आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखा है कहीं पे भी। क्यों, क्यों नहीं लिखा, इस बात का जवाब तुम मुझे कमेंट्स में दोगे कि 6 वाला जो पॉइंट मैंने समझाया था उसमें जब ए डॉट बी किया, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किया, तो आई कैप जे कैप के कैप इनके साथ क्यों नहीं आया। ठीक है, तो इसका आंसर बताना। चलो इतना समझ गए, एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ए डॉट बी यानी कि ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। वर्क और पावर ये दोनों इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम देखते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने पर ए बी कॉस थीटा मिलता है। अगर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कुछ भी पूछा जाए इस तरह से तो हम क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा, क्योंकि ये वेक्टर बी जो है वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस एक्सिस के अलोंग इसका कितना कंपोनेंट आएगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने इस वाली इक्वेशन से यहां से ये बी कॉस थीटा वाला पार्ट, ये इतना बी कॉस थीटा वाला पार्ट निकाल लिया, तो बचा क्या, ये ए डॉट बी के नीचे ए आ जाएगा, तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब आगे देखें, आगे नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ए डॉट बी हो या बी डॉट ए दोनों ही बराबर होते हैं। अगर एंगल हम देख रहे हैं वेक्टर्स के बीच में, तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम मिलता है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट मुझे मिनिमम मिलता है। फिर उसके बाद सेम सेम वाले जो होते हैं आई आई जे जे के सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, अगर अलग अलग का करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। क्यों आता है वो मैंने बिल्कुल बेटा बताया। फिर उसके बाद अगर मेरे पास आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उनका मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना है, आई कैप वालों का मल्टीप्लाई, जे कैप वालों का मल्टीप्लाई और के कैप वालों का मल्टीप्लाई करके जैसे ही बीच में साइन है वो साइन हम प्रॉपरली यहीं पर रखेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिक रूल्स, इससे ज्यादा ना कोई रूल सीखना है, ना समझना है, ना ध्यान रखना है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी अलोंग एक्स एक्स। तो मेरे पास पहले तो मुझे ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये 3 वेक्टर दे रखे हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर वाला भी कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, और जो पिछला पढ़ा चुकी हूं मैं तुम्हें एडिशन ऑफ वेक्टर उसका कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो मतलब अब मेरे क्वेश्चंस ऐसे होते जाएंगे जो प्रेजेंट भी तुम्हें सॉल्व करने में हेल्प करेंगे और पिछला जो पढ़ चुके हो उसको भी कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है हमारा वो दे रखा है, और बोल रहा है कि पहले फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। तो पहले तो पता करो आखिर वेक्टर ए प्लस बी है क्या। तो पहला काम हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम पता करेंगे कि वेक्टर ए प्लस बी क्या बनेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी कैसे बनेगा, ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है, तो आई के वालों को जोड़ना है, प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जोड़ना है। तो इसका आगे क्या है 1, इसके आगे क्या है 2, तो 1 + 2 यानी कि 3 आई कैप। फिर इधर क्या है जे कैप, और इधर जे है ही नहीं, है ना, तो ये माइनस का 2 जे कैप ही रहेगा। फिर उसके बाद इधर के है नहीं, इधर ही के है, तो बस तो क्या लिख देंगे, सिंपल 3 के कैप ही लिख देंगे। तो ये मेरा क्या आ गया, ए प्लस बी वेक्टर आ गया। अगर मैं इसको सपोज मैं मान लेती हूँ आर वेक्टर, इसका नाम दे दिया। ठीक है, आर वेक्टर नाम दे दिया। अभी कह रहा है मान लेते हैं हम ए प्लस बी वेक्टर जो है यही क्या है, आर वेक्टर है, आर वेक्टर के बराबर। तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है, तो बताओ इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है। इस वेक्टर पे ध्यान दो, इसके इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है, सोचो।
ये दिस इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। यही क्या है हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, किसका, आर वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट है, -2। जेड एक्सिस के अलोंग कितना है, +3, ठीक है। तो ये क्या है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, किसके, आर वेक्टर के, या फिर क्या दो, a प्लस बी वेक्टर के। तो पहले वाला आंसर मिल गया, पहले आंसर का जवाब हो गया 3, ठीक है। तो पहला तो आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं सी, सी वेक्टर के अलोंग कितना कंपोनेंट है। ओ, अब तो ये वही आ गया जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था। तो अब चलो, ये जो आर वेक्टर बोला गया है, इसको हम ऐसे मान लें कि अगर सी वेक्टर मेरा ये है और आर वेक्टर ये है, ठीक है। ये क्या है, सी वेक्टर, और ये क्या है, आर वेक्टर। आर वेक्टर कौन सा है, अब यही वाला तो है, ठीक है। और सी वेक्टर कौन सा है, ये रहा, ठीक। इन दोनों का, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कुछ भी एंगल बन रहा होगा, थीटा। तो बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी, यानी कि आर वेक्टर अलोंग किसके, इस सी वेक्टर के अलोंग, ठीक है। इस सी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट बताना है। अब क्या करें, तो हमें बिल्कुल अपने बेसिक पे चलते हैं। इस तरह लिखा है तो हम क्या लिख सकते थे, आर क्रॉस सी इज इक्वल टू आर सी कॉस थीटा, ठीक है। क्या पूछा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये मैं इसको आर ही कह देती हूँ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग सी, तो इसका मतलब आर कॉस थीटा पूछा जा रहा है ना। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग सी, इस सी के अलोंग, तो यानी कि ये थीटा बन रहा है, तो आर कॉस थीटा, तो मैं क्या लिख दूंगी, आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन सी, ठीक है। तो बस मुझे ये सॉल्व करना है। अब ऊपर क्या करना है, ये आर डॉट सी जो है, इसका मतलब क्या है, तुम्हें आर वेक्टर और सी वेक्टर इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। कैसे करोगे, चलो करें। आर वेक्टर क्या है, 3i कैप -2j कैप +3k कैप, ये आर वेक्टर है, डॉट आई कैप प्लस जे कैप, यही है, अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखो इनके आगे 1 ही 1 तो है, तो मैंने इनके मैग्नीट्यूड्स का, इनके आगे जो लिखा होता है इन्हीं का ही तो स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब हम आगे कैसे लिख सकते हैं, अब देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, के साथ वाला कोई है नहीं है तो इसका कुछ नहीं करेंगे। तो पहले ऊपर का करते हैं, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर इस -2 का मल्टीप्लाई इसके 1 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। अब इस 3 का क्या हुआ, इस 3 का कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये है ही नहीं, तो फिर किसके साथ करें, 0 0 हो गया ना, तो 0 के साथ तो 0 खत्म। 3 - 2 अपॉन अंडर रूट में क्या आ गया 2, तो यानी कि 3 - 2 यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। ये चीज किसके बराबर हो गई, आर कॉस थीटा के, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड वाला पार्ट, यानी कि ये सेकंड वाला पार्ट, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1/√2, लिख दूं क्या मैं, इसका आंसर हो गया 1/√2, इसका आंसर हो गया 3, ठीक है। क्लियर है, कैसे किया, समझ में आ गया सभी को कि नहीं, है ना। समझ में आ जाए तो बता दिया करना यार, है ना, कोई डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क डन, ठीक है, नाउ इट्स ओके, अच्छा ओके। देखो, वर्क डन बाई अ फोर्स एफ ऑन अ बॉडी इज डब्ल्यू, मतलब कोई फोर्स है एफ, उसकी वजह से कोई वर्क लग रहा है डब्ल्यू, ठीक है। वर्क और फोर्स वाली बात आ रही है, ठीक है। इफ इट इज अंडर अ फोर्स, मतलब जो फोर्स है, वो फोर्स जो है वो कितना दे रखा है मुझे, एफ इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अगर ये बॉडी जो है वो डिस्प्लेस करती है फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1, ओहो, इस पोजीशन वेक्टर से, कहां से, इस पोजीशन वेक्टर r1 से कहां तक के लिए, टू दिस पोजीशन वेक्टर, यहां से यहां तक। पहले अब तुम याद करो कल की क्लास में, देखो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं आता है तो कल वाली क्लास देख लो, यानी कि लेक्चर नंबर 3 देख लो, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। r1 वेक्टर ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, मैंने पहले ही बताया था, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट के लिए होता है, कहां से शुरू होता है, ओरिजिन से शुरू होता है, तो ये किसी पॉइंट के लिए है, ठीक है। तो इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक गया है। कोई भी बॉडी, कौन बॉडी, ये बॉडी गई है जब उस पे ये वाला फोर्स लग रहा था, कुछ ऐसे समझ लो। अगर मैं इसे विजुअलाइज कराऊं तो जैसे ये पॉइंट है और वो ये पॉइंट है। मान लेते हैं कोई बॉडी थी, वो यहाँ से उठ, यहाँ से यहाँ गई है, ठीक है। और ये R1 वेक्टर बनेगा, मतलब ये R1 वेक्टर बनने का मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें इसका फिगर बना के दिखाऊं तो हमारा ये R1 वेक्टर हो गया और ये R2 वेक्टर हो गया, ठीक है। ये R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर, और ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा R नाम दे देती हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये अब समझ में आ गया। अब तो इमेज बन रही होगी क्या हुआ है। तो पहले तो अब तुम देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस, या फिर एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, एफ डॉट डेल्टा आर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि एस बराबर डेल्टा आर ही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो अलग नहीं है, वो तो टर्म है जो हम क्या यूज कर ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई एस यूज कर लेता है, कोई आर यूज कर लेता है, वो तो उस पर डिपेंड करता है क्या यूज करता है। अब तुम देखो, सबसे पहले तुम्हें पहले क्या पता करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया नहीं है, तुम्हें पता करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर कैसे निकालोगे, R2 माइनस R1, ठीक है। R2 माइनस R1, तो R2 क्या है मेरा, R2 क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस के कैप। ये क्या है हमारा, R2 माइनस R1 लिख लिया मैंने। उसके बाद अब माइनस करेंगे, चलो 1 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 i कैप। फिर उसके बाद 1 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 2 j कैप। फिर उसके बाद 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस i कैप माइनस 2 j कैप। ये मेरा क्या हो गया, डेल्टा आर। ये मेरा डेल्टा आर निकला है अभी। अब फोर्स वेक्टर ऊपर क्या दिया हुआ था, फोर्स वेक्टर दे रखा था 2 3 4, है ना। तो 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। तो अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये वेक्टर आर और ये वेक्टर एफ, इन दोनों का तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क निकालने के लिए तुम्हें चाहिए एफ डॉट डेल्टा आर। एफ क्या हो गया, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप डॉट माइनस i कैप माइनस 2 j कैप। ओके, तो अब जल्दी जल्दी से कर देते हैं। आई वाले में मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। 3 का इसमें करेंगे तो यानी कि 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -6। अब 4 के लिए कुछ है नहीं है तो यहाँ 0 ही है, तो फिर ये 0। तो -8, -2 प्लस -2 और -6 मिला के क्या हो गया, -8। ये वर्क डन क्या हो गया, -8 जूल। क्लियर है इतनी बात। तो हमारे पास क्या आ गया, -8 जूल इज द वर्क डन। ठीक, चलो आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तुम्हें क्या दे रखा है, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उन दो वेक्टर्स के बीच में तुम्हें एंगल पता करना है। अब तुम कैसे करो, जब भी कोई दो वेक्टर दे रखे हो और इस तरह से आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दे रखे हो, तो तुम्हारा टारगेट ये है कि तुम क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट वाली चीज पे लेके आओ, ठीक है। क्वेश्चन सामने हो तो तुम्हारे दिमाग में हिट करना चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करना आसान हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब देखो ए डॉट बी तो हम कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इस तरह से जो भी बताया था। ए क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, बी क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो पहले अब देखो ए निकाल लेते हैं। ए क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला 2, इसका 1 और ये 1, ठीक है। क्या हो गया, √4 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि √6। ओके, बी क्या हो गया, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। ओके, तो अब मैं कॉस थीटा क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ए डॉट बी अपॉन ए बी, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 2, 2 × 1 तो 2 ही हो गया, प्लस
इस जे कैप के आगे 1 है और इस जे कैप के लिए तो भी 0 है ना, देखो जे कैप के लिए यहाँ पे 0 ही है, तो फिर 0, फिर -1 का मल्टीप्लाई -1 में यानी कि +1 अपॉन √6 √2 यानी कि 3 अपॉन √12। ठीक है, देखो ये √6 √2 है, तो इसका मतलब हम अंदर ले लेंगे तो 6 × 2 इस तरह से हो जाएगा ये हमारा। तो 4 है। अब देखो इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 3 अपॉन √4 × 3 इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। और क्या कैलकुलेशन में करेंगे तो 3 अपॉन 4 का 2 बाहर आ जाएगा और √3। तो ये कुछ आंसर या तो ऐसे ही लिखा रहने दो या फिर √3/2 भी लिख सकते हो। ओ सॉरी, अब देखो √3/2 आ गया मेरा, मतलब मुझे आइडिया नहीं था इस चीज का, है ना। तो √3/2 कैसे आ गया, नीचे √3 है ऊपर 3 है, 3 का मतलब क्या है √3 × √3, एक √3 से √3 कट गया √3/2। तो कॉस में √3/2 आ रहा है, तो यानी कि cos थीटा इक्वल्स टू √3/2, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्या आ रहा है 30 डिग्री। क्लियर है, हमारे पास आंसर क्या हो गया 30 डिग्री। अच्छा, अब चलो चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, मैंने कहा था ना कि कैसे पूछ सकता है हमसे, ऐसे पूछ सकता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। यानी कि तुम्हें इमेजिन करना है कि जैसे ये वेक्टर ए, अब कोई भी ले लो, चलो हमने कहा ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, बीच में थीटा एंगल, ठीक है। तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालो वेक्टर बी पे, इसका मतलब वेक्टर ए का कितना कंपोनेंट है वेक्टर बी के अलोंग, यानी कि ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो असल में तुम्हें चाहिए क्या, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो चीज पूछ रहा है इसका मतलब ये है कि तुम्हें चाहिए ए कॉस थीटा। ये पता होना चाहिए कि आखिर हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ए कॉस थीटा निकल रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे ही लिखेंगे, है ना। तो ए डॉट बी अगर कर लू मैं यहीं से कर लू, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 2 -1 का मल्टीप्लाई -2 में, तो ये हो गया प्लस का 2 +1 का मल्टीप्लाई +1 में, तो +1, ये क्या है डॉट प्रोडक्ट कर लिया अपॉन ए बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब ए और बी का मैग्नीट्यूड भी देखना है, चलो इधर निकाल लेते हैं। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ये अभी ऊपर ऐसे ही किया था तो ये √16 आया। फिर ऐसे बी का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो √1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ये भी √16 ही आ जाएगा, है ना। ये बी के लिए कर रहे हैं, ये सब चीजें मैंने देखो तुम्हें पिछले लेक्चर्स में सिखाई है, मतलब मैं एक भी चीज ऐसी नहीं कर रही जो मैंने तुम्हें पहले सिखाई ना। इसीलिए मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका सीक्वेंस में भी पॉसिबल बुक से मैच ना करे, क्यों, क्योंकि मैं उस तरह से पढ़ाती हूँ जिस तरह माइंड में धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होती जाए चीजें, है ना। क्या अगर बिल्कुल जीरो लेवल पे भी किसी का माइंड है ना, उसको भी वो आराम से वेक्टर 1 लेक्चर से देखेगा, लेक्चर 1 से लेकर वेक्टर्स के लेक्चर 1 से लेकर देखेगा ना 4th तक आएगा, तो आराम से उसको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा ही हो गया, तो ऊपर क्या हो गया ये 5 अपॉन √16, तो ये हो गया 5/16, ठीक है। तो 5/16 इज द, अच्छा अच्छा एक सेकंड एक मिस्टेक कर दी, मुझे तो ए कॉस थीटा चाहिए था ना, ए कॉस थीटा चाहिए था, रुको, तो ए हटा दो, 5/√16 आएगा बस, मुझे तो ए कॉस थीटा चाहिए, तो बी नीचे आएगा तो ऊपर रह गया 5 और बी का मैग्नीट्यूड क्या √16, तो आंसर क्या हो गया 5/√16। तो मेरे पास मुझे चाहिए क्या था ए कॉस थीटा, है ना, प्रोजेक्शन पूछा था ना, प्रोजेक्शन क्या पूछा था ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा इज 5/√16। क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इतना पॉसिबल जितने मेजर क्वेश्चन हो सकते थे, हर तरीके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मैंने कराए। एक बार जाके खुद से भी करना, जो भी मॉड्यूल हो, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल हो, नहीं हो तो कोई बुक ले लो, डीसी पांडे की बुक ले सकते हो नीट वाली, नहीं है टफ, जब कॉन्सेप्ट नहीं आते तब टफ लगती है कोई चीज, ठीक है। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं बता रही हूँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे बिल्ट होंगे ना, मैं गारंटी दे सकती हूँ
क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया है ना, लास्ट ईयर भी ऐसे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है जिनकी फिजिक्स बिल्कुल जीरो लेवल पे थी, और उनके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे बने उसके बाद कि जब वो लोग दूसरों के सामने अपने कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे अपने क्वेश्चंस को बताते हैं तो लोग कहते भी हैं उनसे कि हाँ हाँ आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। तो मैं इस बात की श्योरिटी दे सकती हूँ कि मैं जब पढ़ाऊंगी तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बनेंगे। तो एक बुक फिक्स कर लो और उसके साथ साथ के साथ क्वेश्चंस करते जाओ, ठीक है, तभी एक स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है, अब हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया पूरा। अब हम शुरू करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे कि अभी अभी हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट में क्या था कि कोई भी क्वांटिटी जो ऑब्टेन्ड होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसे करके पढ़ा था। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा नाम हमारा है भाई क्रॉस प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लिया हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं। अब देखो नाम ही पता चल रहा है, नाम ही कह रहा है कि भाई मैं ना मेरा यूज करोगे अगर वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी करोगे, जैसे ए क्रॉस बी करोगे तो हम क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, एंड दिस ए बी साइन थीटा, दिस ए बी साइन थीटा इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्लियर है। अब वो बात ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी तो है, और ए बी साइन थीटा से सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल पाएगा। ठीक है, क्या निकल पाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी निकल पाएगा। तो वो भी मैं कह दूं कि हम मैग्नीट्यूड ही निकाल पाएंगे, मैग्नीट्यूड इसकी हेल्प से। तो फिर हम डायरेक्शन कहां से निकालेंगे, ठीक है, तो डायरेक्शन कहां से निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। ठीक है, मतलब ए बी साइन थीटा अगर तुम सॉल्व करोगे, ऐसे ए क्रॉस बी करके ए बी साइन थीटा अगर सॉल्व करके लेके आओगे तो उससे तुम्हें इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास दो चीजें होती है ना, कि एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड तो तुम्हें भाई मिल जाएगा किससे, इससे, डायरेक्शन किससे मिलेगी, इससे। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, कैसे लगाए, अब राइट हैंड थंब रूल यानी कि जिस हाथ से आप लिख रहे हो अगर राइट हैंडेड हो तो उसका हाथ का पहले तो पेन रख दो साइड में। अब इस हाथ में सबसे पहले देखो क्या चीज है, थंब और राइट हैंड। ठीक है, यही दो चीजें हैं, और भी उंगलियां भी है। तो तुमने क्या करना है, देखो अब ये अगर फोन स्लैंट रखा हो तो उसे सामने रख लो, ठीक है, या फिर स्लैंट रख लो। फोन अगर तुमने ऐसे सीधा रख रखा है ना तो उसको पहले अपने हॉरिजॉन्टल लेवल पे रख लो। और फिर देखो मैंने मेरे भी अगर मेरी जो स्क्रीन है मैंने उसको हॉरिजॉन्टली रख रखा है, तो फिर अब मैं कैसे कर रही हूँ, एक ही डायरेक्शन में उंगलियां और बी की डायरेक्शन में मोड़ना। तो थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर। ठीक है, तो थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर, तो यानी कि डायरेक्शन क्या है इसकी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो अगर अगर मैंने ए क्रॉस बी लिख रखा है तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में, वेक्टर ए की डायरेक्शन में फिंगर्स, ठीक है, और वेक्टर बी की डायरेक्शन में, वेक्टर बी की डायरेक्शन में कर्ल द फिंगर, कर्ल द फिंगर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर बी की डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे। ओके, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो चीज पहले लिखी है उसके डायरेक्शन में पहले तो फिंगर्स करो, और जो बाद में लिखा है उसकी तरफ मोड़ दो। ठीक है, तो अब देखो वेक्टर ए की तरफ उंगलियां करी, फिर मैंने वेक्टर बी की तरफ मोड़ दी, तो थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। अब यही मैं कहूँ बी बी क्रॉस ए बोलूं, ठीक है, तो अगर जैसे मैंने पहले इसको लिख देते हैं ए क्रॉस बी, तो अब इसकी डायरेक्शन हमें क्या मिली है, इसकी डायरेक्शन हमें क्या मिली है, अपवर्ड। क्या मिली है, अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन मिल गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब मुझे बताओ कि बी क्रॉस सी क्या होगा,
बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए मतलब पहले क्या लिखा है, बी लिखा है, तो बी क्रॉस ए, तो बी की डायरेक्शन में उंगलियां, अब तुम कहो कि नहीं मैं तो ऐसे ही कर दूं, और फिर तो क्या ऐसे करके पीछे हाथ मुड़ जाएगा क्या, ऐसे पीछे हाथ तो मुड़ेगा नहीं, मतलब बी आगे की मतलब ऊपर की तरफ मैंने बी बनाया है और बी से फिर पीछे की तरफ आ रहा है ना ए, तो ए के लिए पीछे मुड़ तो जाएंगी नहीं उंगलियां, उंगलियां मोड़नी मुझे एक ही तरफ ही है, तो मुझे हाथ को ऐसे घुमाना पड़ेगा, हाथ को घुमाया मतलब बी की डायरेक्शन में उंगलियां ए की तरफ मोड़ दी, तो थमका जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो बी क्रॉस ए, तो ये मेरे को क्या दे रहा है डायरेक्शन, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड्स, तो एक बार खुद अपने हाथ से भी ट्राई करके देखना, तो ये क्या है, फिंगर्स रहेंगी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कर्ल ऑफ फिंगर्स, ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं अपना वेक्टर, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसकी डायरेक्शन निकालते हैं विद द राइट हैंड, राइट हैंड का यूज करना जरूरी है, ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास पहला एग्जाम्पल है कि आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, सेम वही चीज है हमारे पास, ये आर क्रॉस एफ, देखो तो ये क्या होता है, टॉर्क के बराबर होता है, यानी कि ये टॉर्क है, टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखो इसके ऊपर भी हमने एरो बनाया, ठीक है, और क्या होता है हमारे पास ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा क्रॉस आर भी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर, क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस आर इज द वेलोसिटी। अभी मैं कहूँ कि ऐसी अल्फा क्रॉस आर, दिस इज एक्सेलरेशन, क्या होती है ये, एक्सेलरेशन, ये सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, है ना, तो अभी बस इतना समझ लो कि यही इसके एग्जाम्पल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराती हूँ, एक मिनट, है ना, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। some important points some important points, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो उसमें आगे यूज होते रहेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला है हमारा कि ए क्रॉस बी अगर है तो वो बी क्रॉस ए के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मैच करेगा, किससे मैच करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और अगर डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन भी इंक्लूड करें तो वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होगा, नेगेटिव क्यों, अभी अभी तुमने देखा जब हमने ए क्रॉस बी किया था तो ऊपर की तरफ आ रहा था, तो बी क्रॉस ए किया था तो नीचे की तरफ आ रहा था, तो एक ऊपर एक नीचे, तो अपोजिट हो रहा है ना, तो इसीलिए माइनस आ रहा है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट मेरा क्या है, क्या है कि इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, अब मैं वेक्टर्स के बीच का एंगल देख रही हूँ, ठीक है, तो एंगल जो है वो मैंने कहा कि थीटा जो है दैट इज 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री है तो हम कैसे लिख देंगे, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये मुझे क्या मिला, मिनिमम, यानी कि अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं, थीटा 0 है तो फिर क्या होगा भाई, मिनिमम हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा 0 का ही हो गया, 90 डिग्री हो अगर थीटा तो ए क्रॉस बी, अच्छा 0 है इसका मतलब हम इसको ये भी तो कह सकते हैं ना पैरेलल, ठीक है, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक, ए क्रॉस बी ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो गया, ए बी, और मुझे क्या मिला, ये मैक्सिमम मिला, मैक्सिमम वैल्यू मिली, ओके, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कहता है मेरा, थर्ड पॉइंट इज कि अगर मैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के करूंगी, तो आई और आई दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग, जे और जे दोनों वाई एक्सिस के अलोंग, के और के दोनों के जेड एक्सिस के अलोंग, सेम सेम डायरेक्शन वाले, सेम डायरेक्शन यानी कि 0 डिग्री एंगल 0 डिग्री, तो मतलब साइन 0 साइन 0 0 हो गया, तो अल्टीमेटली 0, ये भी 0 ये भी 0, ठीक है,
अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आई क्रॉस जे हो, जे क्रॉस के हो, के क्रॉस आई हो, इसके लिए क्या करेंगे? और भी बन सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, पहले वो ट्रिक लिखते हैं। तो ट्रिक क्या होती है, पहले ऐसे करके एक गोला बनाओ, ठीक है, ऐसे करके क्या बनाओगे, एक सर्कल। ये सर्कल बना लिया, उस पे ऐसे करके इसको पहले एक मुकुट बना दो, फिर ऐसे रख दो, यहाँ लिख दो आई कैप, यहाँ लिख दो जे कैप और यहाँ लिख दो के कैप, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी चलती है वैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव रहना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव रहना है, ठीक है। या फिर ये समझो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, तो मतलब मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मूव इन क्लॉकवाइज, पूरा लिख दूं क्या, क्लॉक वाइज, क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज चलना है तुम्हें, तो अब क्या होगा, अब एक बात और ध्यान रखनी है, दूसरी बात कि अगर किसी का भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा आई क्रॉस जे कर रहे हो, ठीक है, तो आई क्रॉस जे कर रहे हो, आंसर तो देखो के ही आना है, क्योंकि कोई दो का मल्टीप्लाई करोगे, कोई दो का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तीसरा ही आना है। जे क्रॉस के करोगे तो के आई आएगा। पर बात ये होती है कि नेगेटिव का आएगा कि पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। तो आई क्रॉस जे है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जैसे आई क्रॉस जे किया, तो आई से जे हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाते वक्त क्या के हमारा, के को हमें क्रॉस करना पड़ रहा है, नहीं, के हमें आगे मिल रहा है। अगर वो आगे मिल रहा है तो प्लस का के, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि जे क्रॉस के, तो जे से के जाओ, कैसे जाओ, क्लॉकवाइज जाओ, ये नहीं कि अरे हम इधर से चल लेते हैं, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज जाना हो गया ना, और मैंने तुमसे क्या कहा, क्लॉकवाइज जाना, तो क्लॉकवाइज ही जाना है तुम्हें। और जे क्रॉस के कर रहे हो, तो आई कहाँ मिल रहा है, आगे मिल रहा है, तो क्या हो गया ये, प्लस का आई। अभी मैं कहूँ के क्रॉस आई बताओ, तो क्या होगा, के क्रॉस आई, तुम्हें ऐसे क्लॉकवाइज ही जाना है, तो जे कहाँ मिलेगा, आगे मिल रहा है, तो आंसर प्लस का जे। इतना तो हो गया, ये तो आसान था। अब हम और देखते हैं, मैंने कहा कि जे क्रॉस आई बताओ, तो अब जे क्रॉस आई के लिए ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, जे क्रॉस आई के लिए चलना तुम्हें ऐसे ही है। अब जे क्रॉस आई कर रहे थे, चलना तुम्हें क्लॉकवाइज ही है, के कहाँ पड़ा, बीच में, के को क्रॉस करके जाना पड़ा, तो माइनस का के, ठीक है। अभी मैं कहूं कि आई क्रॉस के बताओ, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के, अब तुम आई पे खड़े हो, ठीक है, आई पे खड़े हो, तो किधर जाओगे, इधर या इधर, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इधर इधर, के पे पहुंच गए, के पे पहुंचने के लिए जे को तुम्हें क्रॉस करना पड़ा, तो जे को क्रॉस करना पड़ा तो माइनस का जे के, ठीक है। अच्छा, और क्या बन सकता है हमारा, बताओ, के क्रॉस जे बता दो, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के से तुम्हें जे जाना है, आई को क्रॉस करना, तो माइनस का, क्लियर है इतनी बात। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान रखना इसको अच्छे तरीके से, क्लियर है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट। पहले हम सारे पॉइंट्स पढ़ ले रहे हैं, है ना, एक जगह उन्हें लिख लेना, फिर उसके बाद आराम से सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। फिफ्थ पॉइंट मेरा क्या कहता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब तुमसे कहा है कि ए क्रॉस बी फाइंड करो, तो तुम कैसे फाइंड, तो तुम क्या करोगे, ऐसे करके दो लाइन खींचोगे, ये और ये, इस तरह से लाइन खींच लो, टेढ़ी लाइन हो रही है, ये अच्छी है, सीधी लाइन जरूरी है, अपने आप ही सीधी कर देता है ना। अब चलो, इधर क्या लिखेंगे, आई जे के, ठीक है, आई जे के लिख लिया ऊपर। अब ए वेक्टर को पकड़ो, ए वेक्टर का आई जे और के वाला, ए बी सी ऐसे लिख दिया, फिर एक्स वाई जेड, ये किसका, बी वेक्टर का, तो एक्स वाई, ठीक है, इतना लिख लिया। अब तुम्हें एक फॉर्मूला बताती हूँ, ए क्रॉस बी, तुम क्या करोगे, तुम्हें पहले
कुछ आई कैप के लिए चाहिए, फिर तुम्हें कुछ जे कैप के लिए चाहिए, फिर तुम्हें कुछ के कैप के लिए चाहिए। ऐसा ही तो होगा। अब क्या होगा, तुमने क्या करना है, अब जब तुम आई कैप के लिए लिख रहे हो, आई कैप के लिए लिखोगे तो आई कैप को हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो। अब ये सोचो कि ये है ही नहीं, ये है नहीं। अब बच कितना रहा है, जे कैप वाली लाइन दिखाई दे रही हो, के कैप वाली लाइन दिखाई दे रही है। तो जिसके लिए लिख रहे हो आई कैप के लिए यहाँ पे लिखोगे, तो इस आई कैप वाले को हाइड कर लोगे, ठीक है। तो अब जे कैप का और के कैप का तो क्या करोगे, पहले ऊपर से नीचे जाना है, ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर वाले में से नीचे। तो बी जेड का मल्टीप्लाई माइनस सी वाई का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बी जेड का मल्टीप्लाई माइनस सी वाई का मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना क्लियर है। अब z के लिए लिखेंगे, तो z के लिए जब हम लिख रहे हैं तो z वाला हाइड कर लिया जैसे वो है ही। तो फिर क्या होगा, इस a का और z का मल्टीप्लाई, मैंने कहा ना पहले ऊपर वाले को पकड़ो, a का और z का मल्टीप्लाई माइनस x का और c का मल्टीप्लाई। तो az माइनस एक्स सी, या फिर सी एक्स लिख दो, सी एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे, अब के लिए निकालना है तो इस के वाले को भूल जाओ, भूल जाओ। फिर ए वाई का मल्टीप्लाई माइनस एक्स बी का मल्टीप्लाई, ए वाई का मल्टीप्लाई माइनस बी एक्स, ठीक है। अब इनके बीच में क्या लगेगा, तो बस यहाँ पे माइनस लगाना है और यहाँ प्लस लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो अब ये बन चुका है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ प्लस लगाना है, और इसी तरीके से हमेशा यूज करना है, और इसी फॉर्मूले से तुम्हें अपना क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अभी मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगी तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो अब सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट मेरा क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जैसे कि अगर वही बात है कि वेक्टर ए मुझे दे रखा है, इसी वाले को रिपीट कर लेते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाले को ही, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर इस तरह से दिए हुए हैं तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, इसके लिए कंडीशन पता है क्या फुलफिल होगी, इसके लिए कंडीशन ये होगी कि a अपॉन x इज इक्वल्स टू b अपॉन y इज इक्वल्स टू c अपॉन z, ठीक है, c अपॉन z। तो ये वाली कंडीशन ध्यान रखेंगे हम हमेशा, कि अगर कभी भी बोला जाए कि पैरेलल है वेक्टर और फिर बताओ कि किस कंडीशन पे ये पैरेलल होंगे, तो हमेशा a अपॉन एक्स, b अपॉन वाई, c अपॉन z वाली कंडीशन पूरी होगी। दूसरा है ये कि अगर आपके पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। पैरेलल है तो 0 डिग्री एंगल है और साइन 0 हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, इसमें मेनली इंपॉर्टेंट ये है, इसमें बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो मैं अभी दिखाऊंगी तुम्हें क्वेश्चन। 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। 7th पॉइंट अगर हम देखें तो 7th पॉइंट मेरा क्या कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स जो हैं, इफ टू वेक्टर्स अरेंज्ड एज, या फिर अलोंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के साइड्स के अलोंग लगा रखे हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो जैसे पहले समझते हैं कि जैसे ये वेक्टर ये ट्राइंगल बनाती है, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा कि एरिया बताओ, तो चलो ऐसे नहीं करते हैं, इसके अंदर का ये सारा एरिया किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है। इसके एंगल बीच में थीटा हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो हम एरिया कैसे देंगे, एरिया विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी करो पहले, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि जो ऊपर फॉर्मूला दिखाया था अभी ए क्रॉस बी करने का, उसी में उसका हाफ कर दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ वेक्टर। 8th
if two vectors arranged along sides of parallelogram, ये ऐसा लगता है स्पेलिंग अगर याद ना हो ना तो पता है क्या तरीका है, मैं तो हमेशा ऐसे याद पैरालेलोग्राम ऐसे ही करके मुझे याद रहती है। तो अब हम कैसे बनाते हैं, देखो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ये, ठीक है, ये वेक्टर्स हैं दो। अब हमने कहा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये इस तरह से, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, सिंपल। इसका मैग्नीट्यूड ही जो होगा वही किसके बराबर है, ए क्रॉस बी जो है सिंपल, वही क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, तो ये सब तो हमारे हो गए सारे पॉइंट्स। अब उसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फाइंड अल्फा, अल्फा पता करो इफ द वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अभी अभी बताया मैंने कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हो, देखो क्लू मिल गया, पैरेलल दे रखा है, कौन कौन कौन, ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल है, तो तुम्हें क्या करना है, ये अल्फा फाइंड करना है, ये अल्फा फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो तुम्हारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो इसका क्या, 1/1, सॉरी 1/1 नहीं, 1/3 इज इक्वल टू -1/-3 इज इक्वल टू 2/अल्फा। समझ गए क्या किया मैंने, इसका 1 ये 3, ठीक है, इसका -1/-3, ठीक है, इसका 2/अल्फा। अब तुम्हारा जिससे मन करे उससे इक्वल करवा लो, तो 1/3 इक्वल्स टू 2/अल्फा लिख सकते हैं, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 6, सिंपल, ये इधर गया ये इधर गया, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू 6, तो यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ये इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। अच्छा हाँ, ये मैंने ऊपर भी अभी जो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाली बात वही लिख देती हूँ एक बार, क्रॉस प्रोडक्ट जहां लिखा था, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is perpendicular to both of two vectors, दोनों ही वेक्टर्स से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ए क्रॉस बी किया तो बाहर की तरफ आया ऐसे। तो अब कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, तो जब इन दोनों के परपेंडिकुलर पूछना है ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर जब भी हम बता सकते हैं, कह रहा है ना बोथ परपेंडिकुलर टू दिस और दिस, बोथ दोनों के ही परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो दोनों के परपेंडिकुलर पूछने का मतलब ये है कि तुम्हें इन दोनों का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो तब वो एक वेक्टर निकल के आएगा जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और उसी का यूनिट वेक्टर तुम्हें फाइंड करना, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये करना है, तो उसके लिए पहले यही लाइन खींचो, आई जे के 2 3 1, ये 2 3 1, ठीक है, ये 1 -1 और 1, ठीक है, 1 -1 और 1। उसके बाद आई कैप के लिए लिखेंगे तो आई कैप को हाइड कर दिया, तो अब देखो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस ये 1 -1 और ये, तो यानी कि -1, ठीक, ये हो गया आई कैप। फिर माइनस का साइन लगाना था, जे कैप है तो अब जे कैप वाले का हाइड कर दो, जे कैप वाले का हाइड कर दो, तुम क्या करोगे, इसको हाइड कर दोगे, तो 2 × 1 -1 × 1, यानी कि 2 × 1 मतलब 2 - 1 जे कैप, फिर प्लस का साइन लगाएंगे,
ठीक है। फिर के कैप के लिए लिखना है तो इसको हाइड कर दो, तो 2 इसका ही हो गया -2 -3, तो -2 -3 के कैप, तो ये हो गया 3 + 1 आई कैप माइनस, और एक साथ ही लिख देती हूँ, तो ये हो गया हमारा 4 आई कैप -1 जे कैप -5 के कैप। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, A क्रॉस B वेक्टर। दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर, ये दोनों के ही परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब जब ये दोनों के परपेंडिकुलर हो गया तो इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैं अगर सपोज इसको कुछ नाम दे दूं, क्या दे दूं, C वेक्टर नाम दे दूं, तो C वेक्टर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू A वेक्टर भी है, तो C वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू B वेक्टर भी है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यूनिट वेक्टर अलोंग C वेक्टर ये पता करना है। तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, सी कैप इक्वल्स टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो मैं क्वेश्चन ही मैंने ऐसे इसलिए रखी है ताकि एक एक क्वेश्चन को करने में ना तुम्हारा पूरा ढंग से दिमाग खुल जाए, इसलिए। तो वेक्टर ऊपर का क्या है, वेक्टर है मेरा 4 आई कैप -j कैप -5 के कैप, ये हो गया। अपॉन में अंडर रूट मैग्नीट्यूड लिखोगे, 4 का स्क्वायर सीधे लिखती हूँ, 4 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है थोड़ा सा, चलो यही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो ऊपर ऐसा ही लिखा रहेगा, ठीक है, ऊपर नहीं बदलेगा, वो ऐसे ही लिखेंगे, बस नीचे मैग्नीट्यूड है। तो देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ये 16 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, तो 16 और 25 कितना होता है, 16 और 25 41 में 1 जोड़ दो, 42 हो गया, अंडर रूट 42 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अब इसको यही जोड़ देते हैं। ठीक है, बस इतना ही हमारा हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग कंपोनेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का, ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब कोई दो वेक्टर लिए थे, उनका वेक्टर प्रोडक्ट करा, तो उसका मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, मॉड का मतलब ऐसे करके जो एरो बना देते हैं ना, मतलब ए वेक्टर डॉट ये, ठीक है, ये ऐसे कराया है, तो इसका मतलब मॉडुलस, जो कि मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है, इज 1/√3 टाइम्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है, स्केलर प्रोडक्ट का 1/√3 टाइम्स है। तो पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, तो ये जो लिखा है ना कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इतनी बात हम ऐसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी का मॉड, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, शब्दों को कैसे नंबर्स में लेके आना है वो चीज लिखेंगे। इज 1/√3 टाइम्स, तो इज 1/√3 टाइम्स और किसका, किसका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, मतलब उनके स्केलर प्रोडक्ट, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी, बस। ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, और ये 1/√3, और ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो टेन थीटा आ गया, इक्वल्स टू 1/√3। अब टेन थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया, 30। बस ऐसे ही सॉल्व करना है, सिंपल था। बस ये समझना है तुम्हें कि इन वर्ड्स को हम कैसे इन नंबर्स में लिखें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बताओ इसका आंसर तुम बताओगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओगे तुम मुझे कि क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ दूं उसे ना, है ना, तो कमेंट्स में मुझे बताना कि व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, ओके, और जो भी सही आंसर बताएगा उसका कमेंट, जो भी आंसर सही सबसे पहले बताएगा उसका कमेंट में पिन करूंगी। ओके, चलो अब उसके बाद आता है कि
एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय टू एडजेसेंट साइड, मतलब आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय टू एडजेसेंट साइड एज वेक्टर दिस और वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए दे रखा है और वेक्टर बी दे रखा है, जो कि क्या है, ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, बगल बगल वाली साइड्स हैं ट्राइंगल की। अब तुम्हें ये बताना है उस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सीधी बात असल में ये पूछ रहा है, जो मैंने अभी ऊपर फिगर बनाया था ना, ए ऐसे करके ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाया था, इनके बीच का ये एंगल पता करना था, सॉरी एरिया पता करना था, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, ये वाला एरिया पता करना था। तो ये एरिया पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे, हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो कर लोगे, ए क्रॉस बी ही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो चलो करके दिखा देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, तुम भी सॉल्व किया करो, देखो तुम क्या किया करो, वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व करो। आई क्रॉस आई जे के, ठीक है। पहले वाले का लिखेंगे 1 2 1 -3, फिर देखो 0 हो गया, यहाँ पे आई कैप का कुछ है नहीं है तो फिर 0 हो गया, जे के लिए 12 और इसके लिए -2, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ए क्रॉस बी वाला। तो आई कैप वाला हाइड करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यानी कि -2 माइनस, अब तुम देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, वो भी माइनस का आएगा, तो एक और माइनस से क्या हो गया +36 आई कैप। फिर माइनस है जे के लिए, इसको हाइड कर लेंगे और पिछले वाले को अब छोड़ देते हैं। फिर 2 और -2 का मल्टीप्लाई यानी कि -4, फिर माइनस, तो 0 और 3 का मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाना है, तो हटाओ से, प्लस के कैप के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और के कैप को हाइड कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 24 माइनस, ये तो 0 हो गया के कैप। अब ये क्या हो जाएगा, 36 में से 2 जाएंगे तो 34 आई कैप +4 जे कैप +24 के कैप, ये क्या आ गया मेरा ए क्रॉस बी, ठीक है। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी, देन दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 में 2 का डिवाइड करो जरा, क्या आएगा 1 और 17 आई कैप प्लस, अच्छा पहले तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, ये तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सॉरी, हमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जो कि कैसे निकलेगा, √34 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +24 का स्क्वायर, ठीक है। देखो एज सच नीट में क्वेश्चन आएगा नहीं, बट ये तुम्हारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए है, तो तुम चाहो तो एक बार इसको सॉल्व करना और फिर इसमें 2 का डिवाइड कर देना, तो दिस विल बी द आंसर। तो इट्स ऑल अपॉन यू, तुम ट्राई करके देख लेना, थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो तुम्हारी इंप्रूव करेगी, ठीक है। बाकी वेक्टर जो चैप्टर है पूरा वो खत्म हो चुका है, अब कंप्लीट मैंने करा दिया है, तो एक बार इसको अच्छे से कवर कर लो, क्वेश्चंस इसके कर लो, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो एरर वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें एरर वो मैं सारा पढ़ाऊंगी, एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस काफी आते हैं अब, तो हम उस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बता के जरूर जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों को जिन्हें भी फिजिक्स टफ लगती है। ओके, बाय बाय।